हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना, इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ही हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई चीज़ फ्रीज हो जाए। ठीक है, वही होता है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। एक ऐसे टेम्परेचर पर जब कोई चीज़ फ्रीज हो जाए तो उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जब सॉलिड और लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सेम रहे, है ना। यानी ऐसी कंडीशन जहां पर क्या हो कि जो सॉलिड हो और लिक्विड हो, उन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाए, तो वही हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है बच्चों। यहां तक चीज समझ में आई होगी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। एट फ्रीजिंग पॉइंट सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स ऑफ अ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। कॉमन सी बात है, इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम क्यों होगा? क्योंकि यहां पर इस पॉइंट से समझिएगा कि सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, है ना। यानी जितना लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा उतना ही क्या होगा, सॉलिड का वेपर प्रेशर होगा। तो यहां पर तो इक्विलिब्रियम हो गया, है ना कोई चीज ज्यादा ना कोई चीज कम। तो इसी को बोलते हैं बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आया होगा, जब किसी लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो वहां पर क्या होगा, वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों बात करेंगे, तो डिप्रेशन का मतलब होता है वही कम होना, तो फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ही डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये चीज क्लियर हुई होगी। तो इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, ऑन डिजॉल्विंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज reduced and as a result vapor pressure of solution is less than that of solvent in। ठीक है, देखो अब यहां पर बताया गया कि ऑन डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है जैसे यहां पर हमारे पास सॉल्यूशन था, ठीक है, और उसमें हमने क्या किया कि ऑन डिजॉल्विंग नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने क्या किया कि इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम क्या करते हैं कि इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही किसी सॉल्यूट में हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज रिड्यूस्ड। तो जो सॉल्यूट होगा यहां पर, जो सॉल्वेंट होगा, प्रेशर सॉल्वेंट इज रिड्यूस्ड, मतलब यहां पर जो देखो यहां पर क्या होगा कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, जैसे ही उसको हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो जो सॉल्वेंट होगा उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। आगे रिजल्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उस सॉल्वेंट से लेस देन हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इन अदर वर्ड, अगर हम अदर वर्ड की बात करते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉजेज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यानी वेपर प्रेशर का कम होना ही हमारा क्या होता है, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और ये तो आपको पता है कि आपने किसी भी सॉल्यूशन में क्या किया कि उसमें अगर सॉल्यूट आपने नॉन वोलेटाइल डाल दिया
तो वेपर प्रेशर तो कम ही हो जाएगा सॉल्वेंट का, है ना। आगे है द डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी प्योर सॉल्वेंट का, हमारे पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक, और क्या करेंगे एंड सॉल्यूशन, है ना, और सॉल्यूशन है यहां पर सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होगा, जिसको हम लोग डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा कि सॉल्वेंट, है ना, यहां पर देखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो इसी को बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। समझ गए होंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अगर हम लेस कर देते हैं तो यहां पर हमें निकल के मिल जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, है ना, ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। आगे चलते हैं बच्चों, तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया ये हमारा। अब देखो, अब अगर हम यहां बात करें कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के, है ना। इसलिए क्या हो जाएगा डेल्टा टीएफ प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। उसके बाद में अब आपको पता है कि अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है केएफ, तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू एम हो जाता है, ये चीज पता है। और केएफ होता क्या है, तो मोलल डिस्पर्जन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, मोलल डिस्पर्जन कांस्टेंट होता है केएफ। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। आगे देखो, इफ एम इक्वल टू 1, अगर हम मोलैलिटी को 1 मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम मोलैलिटी को क्या मान लेंगे बच्चों, अगर मोलैलिटी 1 हो जाती है तो डेल्टा टीएफ हमेशा किसके इक्वल होगा, केएफ के बराबर होगा। मतलब मोलल डिस्पर्जन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिस्पर्जन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलल सॉल्यूशन। ये चीज समझ में आई होगी। आगे देखो, इंपॉर्टेंट है, इनका नोट्स जरूर बना लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आपके बहुत ही ज़्यादा बनते हैं बच्चों। आगे बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डेल्टा टीएफ इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो डेल्टा टीएफ क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। डेल्टा टीएफ क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्यों, तो देखो इसका रीजन ये है कि डेल्टा टीएफ डिपेंड अपॉन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जो डेल्टा टीएफ होता है वो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड होता है एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है कि डेल्टा टीएफ हमारा क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ओके, आगे देखो यहां पर, अब आगे देखेंगे बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमें पता है डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, केएफ इंटू मोलैलिटी, और इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और मोलैलिटी क्या होता है, तो मोलैलिटी एम इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। मोलैलिटी क्या होगा कि स्मॉल एम बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और हमें पता है कि मोल्स क्या होता है, तो W अपॉन एम, यानी
वेट अपॉन मास हो जाएगा। और मास ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या होता है बच्चों, कैपिटल W इंटू 10⁻³ kg, है ना। तो m इक्वल टू यानी मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M इंटू कैपिटल W इंटू 10⁻³ यानी यहाँ से आ जाएगा ये फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, मोलरिटी निकल के आएगी स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल कैपिटल W। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, जो स्मॉल m की वैल्यू आई है मोलरिटी की, तो उस पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे कि स्मॉल m की वैल्यू को क्या करेंगे, इसको हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, यानी यहां पर हम स्मॉल m की वैल्यू रखेंगे। तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल M इंटू कैपिटल W। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है और इसी फॉर्मूले से हमारे ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी, तो इनका आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। अब हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल की ओर। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछिएगा। चलते हैं आगे न्यूमेरिकल यानी एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल इससे आते हैं। तो बच्चों अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और दो एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम फटाफट सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, यहाँ पर है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन इज 278.8 केल्विन। बच्चों यहाँ पर क्या है कि प्योर नाइट्रोबेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है हमें न्यूमेरिकल में, वो है 278.8 केल्विन व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ एन अननोन सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, if freezing point of solution is 276.8 Kelvin, if the molar freezing point dispersion constant for nitrobenzene is 8 Kelvin kg mole per mole, what is the molar mass of substance। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू की बात करेंगे। तो कितनी गिवन है हमें, यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू है 2.5 ग्राम, है ना। कैपिटल W की अगर हम बात करते हैं तो 100 ग्राम है, और डेल्टा TF की बात करते हैं तो ये है 278.8, है ना। यानी TF की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो प्योर नाइट्रोबेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है और यहाँ पर दिया गया है कि नाइट्रोबेंजीन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना, 2 केल्विन, है ना। KF की वैल्यू कितनी दी गई बच्चों, 8 गिवन है हमें न्यूमेरिकल में, और अब क्या करना है, हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे डेल्टा TF की वैल्यू कितनी गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगी 2, है ना। KF की वैल्यू कितनी है, 8, स्मॉल w की वैल्यू 2.5 इंटू 1000। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, है ना। देखो यहाँ पर कैपिटल W होगा, ठीक है, कैपिटल W। अब देखिएगा जो M है ना, M हमें क्या निकालना है, मोलर मास, यानी हमें यहाँ पर M फाइंड करना है, और W कितना दिया गया है, तो कैपिटल W 100 ग्राम, है ना। 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा, पॉइंट हटाया 0 कटा, है ना। मतलब कितना आ जाएगा, 2 इक्वल में 8 इंटू 25 और अपॉन में M। ठीक है, M को हम इधर ले जाएंगे तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 25 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 2, डिवाइड करो 4 और 24 5 जा, तो M इक्वल टू आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 100। ओके,
और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब जो मोलर मास होगा सब्सटेंस का वो कितना होगा, 100 होगा। न्यूमेरिकल समझ में आया होगा बच्चों, है ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ओके, अब चलते हैं बच्चों सेकेंड न्यूमेरिकल के पास में। तो एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 मिलीलीटर बेंजीन, डी की वैल्यू हमें गिवन है 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर एंड लोअर ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस इफ KF फॉर मोलर बेंजीन इज 5.12 केल्विन kg पर मोल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। हमें क्या बताना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, सो बच्चों सबसे पहले हम स्मॉल w की वैल्यू की बात करेंगे जो कि हमें गिवन है 0.643 ग्राम। ओके, कैपिटल W की बात करेंगे तो ये हो जाएगा V इंटू डी। V कितना दिया गया है हमें 50 मिलीलीटर और D की वैल्यू कितनी 0.879 ग्राम। ओके, KF 5.12 है ना, और TF हम अगर निकालेंगे तो दोनों को डेल्टा TF निकालेंगे तो ये आएगा 0.48। ओके, नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन। सो डेल्टा TF कितना है हमें 0.48। ओके, एंड KF इज 5.12। KF की वैल्यू कितनी है 5.12, स्मॉल w की वैल्यू 0.643 इंटू 1000 अपॉन, देखिएगा हमें क्या करना है कि कैपिटल M निकालना है और कैपिटल W हो जाएगा 50 इंटू 0.879। ओके, सो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम जीरो कैंसिलेट कर लेते हैं। देखो जीरो जीरो कहीं कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो 3 नंबर के बाद इधर पॉइंट है, इसको हटाएंगे, ये 3 जीरो हम यहाँ से कैंसिलेट कर देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पर देखो 3 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ पर 2 नंबर, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लो, ये कर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, काम खत्म। ठीक है, हम क्या करेंगे कि M को यहाँ लाएंगे और ये M इधर आ जाएगा और ये वैल्यू नीचे चली जाएगी। तो हम देखो इसको M इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 512 इंटू 643 है ना, अपॉन में देखिएगा 50 इंटू 879 और ये वाली वैल्यू इंटू 0.48 मतलब यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 100 कर देंगे, तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 52 जा 100। ओके, यहाँ तक हो गया और 2 से ये डिवाइड करेंगे तो 24 2 जा, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ से ये कैंसिलेट होगा, इसको काटना 12, यहाँ से काटो 2 2 जा 4 है ना, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12 और काटो 6 आया और कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 28, फिर कट किया 3 से तो यहाँ पर 64 आ गया है ना। हाँ, अब देखो M इक्वल टू क्या बचा बच्चों, M इक्वल टू बचा आपका 64 इंटू 643 अपॉन में 879 इंटू 3। देखो क्या 3 से डिवाइड होगा कुछ, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा नहीं होगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले कितना था 643 इंटू 64 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 जा 12, 2 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 17, 1 कैरी और 6 4 जा 24 और 1 25, क्रॉस करो, 6 3 जा 1 कैरी, 6 4 जा 24, 25 हो जाएगा, 2 कैरी और 6 6 जा 36, 38 आ जाएगा 2, 15 का 5, 10 1 11 है ना, 1 कैरी 11 4।
तो देखो ऊपर m इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊपर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 41152 अपॉन, देखो इसको साफ कर लेते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों, अब नीचे क्या है 879 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3, 9 3 जा 27, 27 का 7 2 कैरी, 7 3 जा 21, 21 और 2 23, 23 का 3 और 2 कैरी, 8 3 जा 24, 24 और ये हो जाएगा 26। इट मीन्स 2637 ये चीज़ आई। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं बच्चों। चलो तो m इक्वल टू कितना आएगा, तो चलिए हम साइड में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। देखो 41152 और इसको डिवाइड करना है 2637, तो 1 टाइम में तो जाएगा पहली बार 2637, 1 टाइम में गया, कितना आ गया यहाँ पर 15 हो गया है ना, तो 15 में से 8, अब यहाँ पर क्या 0 10 7 है ना, 11 5 1, इतने तो बचेगा। है ना, इतना ही तो बचेगा भाई 15, ठीक है 10 7 15 1 लिया 10, अब यहाँ पे बचेगा कितना, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर कितना बचेगा 15 हो गया 8 है ना, यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया मतलब 10, तो 10 से 3 गया 7, यहाँ से कैरी लेंगे 10, 10 से 6 गया 4 और यहाँ पर कितना बचा 3 3 1। ठीक है, अब आ जाएगा 15 का 5, 11 का 1 11, ठीक है इतना आएगा। अब देखो इतना आ गया, अब देखो कितने टाइम में जाएगा, हम यहाँ पर ये 2 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ तक समझिएगा थोड़ा सा है ना। अब देखो आगे कैसे जाएगा, अब देखिएगा क्या ये 5 टाइम में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखो 7 5 जा 35 है ना, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 15 और 3 18, 18 का 8 1 कैरी है ना, 5 6 जा 31 हो जाए, 6 5 जा 30 और 1 31, 1 कैरी कितना 3। अब देखो 5 2 जा 10, 10 और 3 13 हो जाएगा, लेस करिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों 7 और यहाँ हो जाएगा 17 है ना, यहाँ पर हो जाएगा 17 और 17 में से 8 गया 9। ठीक, यहाँ पर कितना बचा 6, अब 6 में से 1 चला गया तो 5 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब देखिएगा कितने टाइम में जाएगा, अब ये अप्रॉक्स में क्या 6 टाइम में जाएगा। ठीक, हाँ लगभग देखो अगर इसको डिवाइड करोगे तो 156 समथिंग में कुछ आएगा, 156.06 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो ये होगा इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये मास ऑफ कंपाउंड निकल के आएगा। ओके, समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल आपके इम्पॉर्टेंट थे, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और बाकी के बचे हुए न्यूमेरिकल हम लोग क्या करेंगे एक क्लास में बहुत ही सारे ढेरों, यानी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में हर टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल्स को हम बहुत ही ज़्यादा खूब प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कोई चीज़ अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
है ना, और अपना सजेशन भी दीजिएगा, है ना। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।